तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं सुरेंद्र कुमार गढ़वाल और अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कैसे आप सभी लोग? ठीक है। तो ये है आरएन एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहां हम शुरुआत करने जा रहे हैं नीट 2025 के बेंच की। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स। ठीक है, बेसिक्स टू एडवांस फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट हमने वेक्टर स्टार्ट करने की सोची थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिजिक्स की शुरुआत, साइंस की शुरुआत कहाँ से होती है, इनके नामकरण कैसे होते हैं, फिजिक्स में अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी किस फिजिक्स में कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की फिजिक्स होती है, कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती है, ऐसा ही मात्रा क्या होते हैं, अलग अलग पद्धतियों में इसका मापन किस प्रकार किया जाता है, यूनिट और डायमेंशन किस प्रकार निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर है, स्टार्ट है, ये हिंदी मीडियम आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं कि साइंस। साइंस शब्द विज्ञान, विज्ञान शब्द सिंटिया शब्द से बना है। साइंस शब्द का निर्माण सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान होना, किसी विषय के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे किसी भी वस्तु जो अनजान है, उसने हमें पहली बार देखा है, तो उस वस्तु के बारे में हमें क्या पता, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी उसका मास क्या है, उसका लेंथ क्या है। ठीक है, उसके अंदर निहित गुण है, उनकी प्रकृति क्या है, उसके अंदर जो द्रव्य निहित है उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? फिजिक्स में। फिजिक्स हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चाहे कोई भी वस्तु हो जिसका निर्माण हो, कोई वस्तु जिसकी गति हो, कोई वस्तु पर हम बल लगाते हैं, कोई वस्तु का चालन होता है, विद्युत धारा है, चुंबकीय क्षेत्र है, सेमीकंडक्टर है, ये सभी चीजें, जिन चीजों को आज हम अपने भौतिक जीवन में देख रहे हैं, ये चीजें सभी फिजिक्स के कारण या भौतिक के कारण ही संभव हो पाई है। ठीक है, भौतिकी भी एक साइंस की एक शाखा है। ठीक है, इस शाखा में यानी जो भी वस्तु हम देखते हैं, उस वस्तु का हम ज्ञान करते हैं, उस वस्तु की प्रकृति के बारे में जानते हैं, उसकी अनेक विशेषताओं के बारे में जानते हैं, उस वस्तु के निर्माण के पीछे उसका सिद्धांत कार्य करता है। जिस प्रकार हम सोचते हैं कि विद्युत धारा एक तार में कैसे प्रवाहित होती है, ठीक है, किसी पदार्थ का निर्माण कैसे होगा। शुरुआती जीवन में जैसे कोई भी पदार्थ देखा गया तो सोचते थे कि इस पदार्थ की भी एक सूक्ष्म अवस्था हो सकती थी, जिसे हम कहते थे परमाणु। ठीक है, तो परमाणु की जैसे अवस्था थी, हम उसका आकार था, उसकी त्रिज्या थी, उसका नाभिक था, और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये संरचना कैसे बने, वो पदार्थ कैसे बना। जैसे एक कण है, उसके चारों ओर अनेक कण किस प्रकार जुड़ते हैं, अलग अलग बल होते हैं, जैसे नाभिकीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, हम पृथ्वी पर कैसे चलते हैं, आदि अनेक चीजें हैं जो पहले हमारे लिए एक आश्चर्यजनक चीजें थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे भौतिकी का विकास होता गया तो ये चीजें हमारे लिए आसान बनती गई। फिजिक्स की शुरुआत मानी जाती है पश्चिमी जगत से, जिसमें न्यूटन है, गैलीलियो है, अरस्तु है, ये सभी है। लेकिन भारत में भौतिकी के ज्ञाता माने जाते हैं एस सी वर्मा को। ठीक है, भौतिकी अगर शुरुआत से समझी जाए तो भौतिकी सबसे आसान विषयों में आती है, क्योंकि ये वस्तु हमेशा जिज्ञासा को शांत करती है। जैसे हमने किसी वस्तु को देखा, जैसे हमने एक पंखे को देखा, ठीक है, वो कैसे चलता है, उसके अंदर जो मोटर है उसका निर्माण किस तरीके का होता है, उसकी वाइंडिंग कैसे होती है, उसमें तांबे का तार ही यूज क्यों होता है, ठीक है, और किसी धातु का तार यूज क्यों नहीं होता। ठीक है, उसकी वाइंडिंग कैसे की जाती है, विद्युत धारा का जैसे अलग अलग विद्युत उपकरणों का संयोजन किस प्रकार होता है, एक वाहन है उसकी गति किस प्रकार होती है, उष्मा है, सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, वस्तु गर्म कैसे होती है, वस्तु कैसे ताप ग्रहण करती है, कैसे ताप उत्सर्जन करती है। ठीक है, आदि अनेक चीजें हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। साइंस हमेशा ये कहती है कि किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही साइंस कहलाती है। ठीक है, विज्ञान कहलाती है। विज्ञान हमेशा एक हमारी इच्छाओं को शांत करती है, ठीक है, उसके बारे में जानने का मौका देती है। यही प्रकार से भौतिकी है, जीव विज्ञान है, ये सभी साइंस की शाखा। तो भौतिकी एक शाखा है, किस शाखा? भौतिकी भी एक साइंस की एक शाखा है। तो साइंस किस शब्द से बना है? सिंटिया। सिंटिया का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, किसी वस्तु के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में जानना ही ज्ञान होता है, उसके बारे में अध्ययन। ज्ञान किसे कहते हैं? उस वस्तु या किसी वस्तु का अनुभव होना, उसके बारे में अत्यधिक अध्ययन करना ही ज्ञान कहलाता है। उसके बारे में हमें पूर्व से ज्ञान तो होता नहीं है, जब हमें उसे देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके अनेक गुणों के बारे में जानेंगे,
तभी तो उस वस्तु के बारे में हमें ज्ञान होगा। ठीक है, तो ये ज्ञान हमें किस कारण से होता है? विज्ञान के कारण। क्योंकि विज्ञान के कारण हम समझते हैं कि उस वस्तु के पीछे क्या कारण है, किस कारण वह घटित हो रहे हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य सौर मंडल के बीचों बीच स्थित है, बाकी ग्रह उसके चारों ओर सराउंडेड है, तो वे ग्रह उस सूर्य के चारों में ही गति क्यों कर रहे हैं? सूर्य उन ग्रहों के चारों में गति क्यों नहीं करा, चारों ओर गति क्यों नहीं करा? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति क्यों कर रहा? क्योंकि उनके मध्य एक गुरुत्वाकर्षण बल है। हम पृथ्वी पर किस प्रकार चल सकते हैं? हमारी गति क्यों होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। ठीक है, हमारा वजन क्या, हमारा मास क्या, एटमोस्फेयर दाब क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तारे क्यों चमकते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जब किसी छड़ी को जल में डाला जा सकता है तो वो छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, सिक्का जब जल में डाला जाता है तो वो उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कैसे करता है, किसी वाहन की गति किस प्रकार मापी जा सके, बल किसे कहते हैं, ये अनेक चीजें ही कि भौतिकी एक शाखा होती है। और भौतिकी किसकी शाखा है? साइंस की शाखा है। ठीक है, जो हमें किसी वस्तु का ज्ञान कराती है। उस या किसी वस्तु के बारे में अध्ययन, किसी वस्तु के बारे में अध्ययन, किसी वस्तु की प्रकृति के बारे में जानना। ठीक है, तो ज्ञान क्या होता है? किसी वस्तु की प्रकृति के बारे में जानना या उसका अध्ययन करना। अध्ययन करना। जब हम किसी वस्तु का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में अनेक चीजें हम प्रूव करेंगे, तभी हमें उसके बारे में हमें पता चलेगा। उसके बाद में आता है भौतिकी। ठीक है, तो भौतिकी शब्द ग्रीक लैंग्वेज यानी ग्रीक भाषा, क्योंकि शुरुआती समय में सनातन धर्म से भी फिजिक्स की बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव था, लेकिन जब तक इनके लिखित माध्यम हमें भौतिकी से मिलता है, जो हमें 16वीं सदी 15वीं सदी के आसपास मिलता है। गैलीलियो है, गैलीलियो ने अलग सिद्धांत दिया था, आर्किमिडीज ने अलग सिद्धांत दिया था, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। ठीक है, आइंस्टीन ने ऊर्जा के बारे में बताया था। तो ये सभी वैज्ञानिक ये पश्चिमी जगत के माने जाते हैं। तो फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फिज शब्द से बना, जिसका मतलब होता है प्रकृति या प्राकृतिक व्यवस्था। प्रकृति या प्राकृतिक व्यवस्था। तो किस शब्द से बना है? फिज शब्द से बना है। फिज शब्द का मतलब होता है या तो प्रकृति या प्राकृतिक व्यवस्था। जैसे ये पेंसिल है, इस पेंसिल की प्रकृति कैसी है, तो हम क्या कह सकते हैं? जब तक हमें पता नहीं होता, नहीं पता था कि इसकी प्रकृति क्या है, लेकिन अब पता है ये वस्तु ठोस है, इसकी एक निश्चित लंबाई है, इसका तापमान 0 है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी मोटाई क्या है। ठीक है, जैसे हम रूम में रहते हैं तो उसकी लंबाई क्या है, उसकी मोटाई क्या, उसकी विकिरण क्या होते हैं, ये सभी चीजें हमें उस वस्तु की प्रकृति के बारे में अध्ययन किससे संभव हुआ? भौतिकी से। ठीक है, तो हम भौतिकी किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं? तो लिखना, किसी पदार्थ की द्रव्य व ऊर्जा या उसकी अंतर्निहित क्रियाओं का अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। आप क्या समझे? किसी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ ले सकते हो। ठीक है, उसकी द्रव्य का मतलब यहां जल से नहीं है, द्रव्य का मतलब है उस पदार्थ की मैटर। ठीक है, द्रव्य को कहेंगे हम मैटर। ठीक है, यानी वह द्रव्य, ठीक है, उसकी अवस्था क्या है, ठीक है, उसका संरचना किस प्रकार बनी है, उसमें ऊर्जा है। ठीक है, उसके अलावा उसके अंतर्निहित क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो ये किस कारण से होता है, ये फिजिक्स में हमें पता चलता है। ठीक है, फिजिक्स की अलग अलग शाखा है जिसके बारे में हमें पता चलता है कि द्रव्य ऊर्जा किस प्रकार संबंध होता है। चीज सम्मत यांत्रिकी होता है, मैकेनिक्स में क्या हमने पढ़ा था? चाल है, समय है, दूरी है, बल है। बल किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है, कार्य किस प्रकार होता है, ठीक है, विस्थापन किस प्रकार होता है, ठीक है, वेग क्या होता है, चाल क्या होती है, ये सभी हमें पता चलता है।
जैसे कोणीय वेग है, कोणीय कोणीय चाल है, ठीक है, कोणीय विस्थापन, ये एंगुलर वेलोसिटी है, या कोई वस्तु हमें दे रखी है, उसका द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता? ये वस्तु है, ये वस्तु गति कर रही है, तो इसके बारे में, द्रव्यमान के बारे में जानना, तो ये मैकेनिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो चित्रसम्मत यांत्रिकी ये होती है। फिर होती है ध्वनिकी, यानी ध्वनिकी वह शाखा होती है फिजिक्स की जिसमें हम, यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे बल है, बल है, बल के अलावा चाल है, विस्थापन है, विस्थापन के अलावा कोणीय संवेग है, क्या एकला संवेग है, आवेग है, क्या कहते हैं, इन सभी का अध्ययन किया जा सकता है चित्रसम्मत यांत्रिकी में, ठीक है। ध्वनिकी, सबसे पहले हमें पता चलता था कि कोई वस्तु है उससे ध्वनि उत्पन्न होती, तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, वो किस प्रकार चलती है, वो ध्वनि उस वस्तु से चलकर हमारे तक कैसे पहुंचती है, तो वो अलग अलग तरीके होते हैं। कणों के माध्यम से चलती है, कुछ कुछ ध्वनि निर्वात में चलती है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती, ठीक है, कौन सी ध्वनि मधुर होती है, कौन सी ध्वनि हार्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, कौन सी तरंगे अनुपस्थ होती है, ठीक है। किसी घड़ी का आवर्तकाल क्या है, उसका आवृत्ति क्या होती है, ठीक है। इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो इसका अध्ययन ध्वनिकी में किया जाता है। तो ध्वनिकी में तरंगे है, तरंगों का अध्ययन, तरंगों की प्रकृति का अध्ययन बोल सकते हैं, ठीक है, कि क्या प्रकृति है उनकी, किस प्रकार वो गति कर रही है, यानी वह सीधी रेखा में गति कर रही है या फिर एक राउंड से बनाते हुए गति कर रही है, या कभी ऊपर कभी नीचे, जिस प्रकार साइन थीटा कोस थीटा चलता है उस प्रकार गति करी, ठीक है। उनके कला क्या होती है, उनके में कोण क्या होता है, ठीक है। जब हम समुद्र या नदी है या तालाब में जब पत्थर फेंकते हैं तो एक तरंगों का निर्माण होता है, वो तरंगों का निर्माण जैसे लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इन सभी का अध्ययन हम किसमें करेंगे, ध्वनिकी में। ध्वनिकी के बाद में शाखा आती है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी होती है, जैसे हमने समझा कि प्रकाश कैसे गति करता है, तो प्रकाश की गति करने के अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जैसे या तो वे एक कण के रूप में चलते हैं या फिर वो पैकेट के रूप में चलते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि वो फोटोन के बंडल होते हैं उनकी तरह कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक बिना किसी माध्यम तक कैसे पहुंच गया, ठीक है। माध्यम क्या होता है, माध्यम होता है एक मीडियम, मीडियम मतलब दो वस्तुएं, उनको कनेक्ट करने के स्थान, उनके मध्य का स्थान माध्यम कहलाता है, उन जोड़ने का स्थान माध्यम कहलाता है, ठीक है। माध्यम भी अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रकाशिकी में कौन सा का होती है, जिसमें प्रकाश का संचरण, ठीक है, प्रकाश की प्रकृति, ठीक है, और प्रकाश के उपयोग, यानी जैसे हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी, उनके दर्पण बने थे, दर्पण के लेंस बने थे, जो हमारी दिनचर्या में अति आवश्यक है, ये सभी प्रकाशिकी के कारण ही संभव हो पाया, ठीक है। जो आज हम विद्युत देख रहे हैं, ऊष्मागतिकी है, ठीक है, विद्युत देख रहे हैं, ये सभी चीजें फिजिक्स के कारण ही संभव हो पाई। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, यानी एक वस्तु को एक गर्म किया जाता है तो वो वस्तु गर्म होती हुई दूसरी वस्तु तक दूसरी किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें कितना भी गर्म कर लो वो गर्म नहीं होती, ठीक है। तो ये अलग अलग, कुछ वस्तु जल्दी गर्म होती है, कुछ वस्तु कम गर्म होती है, कुछ वस्तु अत्यधिक आवेश यानी ऊर्जा को ग्रहण कर सकती है। ये सभी का अध्ययन केस में किया जाता है ऊष्मागतिकी में। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय, सबसे प्राचीन समय में यूरेशिया में एक पर्वत था, ठीक है, उस पर्वत के नजदीक जितने भी नाव जाया करती थी वो उसके चिपक जाया करती, क्यों चिपक जाया करती थी, क्योंकि वो चुंबक थी, लेकिन उसमें इसका पता नहीं था। उसके बाद में फेराडे ने पता चला कि वहां जैसे कोई पत्थर है, उसका ने जब उसकी प्रकृति का अध्ययन किया गया तब जाकर हमें पता चला कि वह चुंबक होती है, वह लोहे को, निकल को, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। उसके बाद में हमें पता चला कि हमेशा चुंबक नॉर्थ से साउथ की तरह रहती है, वो हमेशा इसी दिशा में रहती है, ठीक है। तो चुंबक की प्रकृति क्या होती है, विद्युत चुंबकीय क्या होते हैं, मतलब विद्युत चुंबक को निर्माण कैसे किया जाता है और विद्युत चुंबक का अपने आधुनिक जीवन में उपयोग कैसे हो पाए, ये सभी भौतिकी शाखाओं के कारण हो पाया। इसके बाद में आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वे राशियां होती हैं
फिजिकल का दो शब्दों से बना है, फिजिकल। फिजिकल मतलब भौतिक। भौतिक किसे कहते हैं? जिन चीजों को हम देख सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं, जैसे ये पेंसिल है, कुछ भी, एक बुक है, एक बोर्ड है, उनको हम टच कर सकते हैं, यानी उसको स्पर्श कर सकते हैं, वे वस्तुएं कहलाती हैं भौतिक वस्तुएं। ठीक है। क्वांटिटी यानी मात्रा या राशि। राशि क्या हो सकती है? राशि जैसे कोई राशि है, कोई कम हो सकती है, कोई ज्यादा हो सकती है, कोई अच्छी राशि हो सकती है, कोई खराब राशि हो सकती है। तो क्वांटिटी एक गुण है, क्वांटिटी एक बहुलकता है, क्वांटिटी एक परिमाण है, क्वांटिटी एक मैग्नीट्यूड है, जिसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ये वस्तु किस प्रकार है, किस माध्यम में, मतलब अत्यधिक है या अल्प है, यह वस्तु अच्छी क्वालिटी की है या जो कम क्वालिटी की। तो भौतिकी वह राशियां जिसे हमें भौतिक संपत्ति का मात्राबद्ध किया जा सकते, उसे मात्राबद्ध। मात्राबद्ध मतलब जैसे कोई वस्तु है, क्वांटिटी है, हमें पता चला कि एक दर्जन है, एक दर्जन ऑफ केले, तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं? तो 12। एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं? ठीक है। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो पहले हमें इसका अध्ययन नहीं था, जब तक हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में उनका अध्ययन नहीं कर पाए। तो 100 तब पता नहीं था कि ये दूरी कितनी है, हमें पता चला कि 100 किलोमीटर है, तब हमें पता चला कि ये दूरी 100 किलोमीटर, अन्यथा तो ये दूरी अनंत तक भी हो सकती थी, हमें तो पता ही नहीं था अनंत क्या होता है। ये सभी दूरी, यानी कोई दूरी पता नहीं कितने समय तक चलती रहती है, तो उस दूरी को अनंत दूरी कहते हैं। ठीक है। तो भौतिक राशियां वे होती हैं जो किसी पदार्थ की बहुलकता, परिमाण, उसकी संख्या का अनुभव कराती है, उन संख्याओं को कहते हैं, या उन राशियों को क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। तो क्वांटिटी का मतलब राशियां। ठीक है। भौतिक राशियों का उपयोग किया जाता है, संख्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की होती है? एक वे राशियां जो पहले से उत्पन्न है, ठीक है, वे किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते। 7 ऐसी भौतिक राशियां हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है। पहली होती है लंबाई। लंबाई को हम किसमें मापते हैं? तो लंबाई को हमेशा कहीं भी देख सकते हैं, हमेशा उसको मीटर में नापते हैं। ठीक है। उसके बाद में मास है। मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान को हमेशा किसमें मापा जाता है? द्रव्यमान को हमेशा केजी में मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद में होता है समय। समय को हमेशा, लंबाई को हमेशा मीटर में, द्रव्यमान को हमेशा केजी में, समय को हमेशा समय सेकंड। ठीक है। सेकंड से भी समय के 1 सेकंड है तो उसके भी हम और भी टुकड़े कर सकते हैं, जैसे 1 सेकंड में 10 की पावर -7 अर्घ होते हैं। ठीक है। ये हम आगे बढ़े। ताप को केल्विन से, ताप का एक फिक्स पैमाना होता है, उसे क्या कहते हैं? केल्विन। ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत धारा को एम्पियर में। ज्योति तीव्रता, इसको मापते हैं कंडेला में। ठीक है। और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ठीक है। ये दोनों आपको केमिस्ट्री में यूज आते हैं, बाकी सभी फिजिक्स में आते हैं। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, और विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कंडेला में। ठीक है। तो भौतिक राशियों से आप कैसे, वापस बताता हूँ। भौतिक राशियां वे होती है जैसे 100 मीटर है, 5 केजी है, ठीक है, 5 केल्विन है, या 100 फ़ारेनहाइट है, ये अलग अलग माप होते हैं। तो ये जो 100 है या 50 है, कुछ भी जो डिजिट दे रखा है, वह भौतिक राशि है, जिसे हमें उस संख्या के बारे में पता चलता है, उस वस्तु की संख्याओं के बारे में पता चलता है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि ये कितनी पेंसिल है? ये 2 पेंसिल है, तो हमें पता चला कि इनकी भौतिक भौतिक कितनी है? तो ये 2 है। इन दोनों को हम स्पर्श कर सकते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। और इनकी संख्या कितनी है? 2। ठीक है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। बेस राशियां मूल राशियां होती है, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जा सकती है, जैसे द्रव्यमान है, सॉरी क्षेत्रफल है, एरिया, घनत्व है, अलग अलग बल है, कार्य है, इन सभी को हम किसकी सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं? चालकता है, प्रतिरोध है। ठीक है। इनको हम मूल राशियों से उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इसके बाद में भौतिकी की राशियों को 2 भागों में बांटते हैं, अलग तरीके से उनका खंडन करते हैं, वो किस प्रकार उनका व्यवहार होता है, उस आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में, एक होती है सदिश राशियां होती है, दूसरी होती है अदिश राशियां। पहली कौन सी होती है?
अदिश राशि। और दूसरी राशि कौन सी होती है? सदिश राशि। अब आप सोचते, और तीसरी होती है परदिश राशियां। तीसरी राशि को हम नहीं पढ़ते, लेकिन आपको मैं लिख देता हूं कि तीसरी कौन सी होती है। तीसरी राशि होती है परदिश राशि। ठीक है, पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे अदिश राशि। अदिश राशि वे राशि होती है जिन्हें केवल मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड शब्द बार बार यूज किया जाएगा, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हमेशा परिमाण। ठीक है, यानी 1 लीटर है, एक क्या है उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण। ठीक है, 10 kg है, 10 kg क्या है, हाँ 10 क्या उसका मैग्नीट्यूड। या केजी क्या होगा, देखो हमने लिखा कि 10 किलोमीटर, ये 10 क्या, ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है इसका मैग्नीट्यूड, या इसको क्या लिखते हैं, ये इसका हिंदी में लिखे तो ये इसका क्या है, परिमाण। ठीक है, ये केवल क्या है, एक संख्या ही तो है। इसके बाद में आता है किलोमीटर, ये होती है इसकी यूनिट। यूनिट मतलब इकाई। हमें पता चला कि हम बोले सिर्फ 10, तो हमें क्या पता कि क्या 10 है। 10 किलोमीटर भी हो सकते हैं, 10 किलोमीटर भी हो सकते हैं, 10 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, 10 फुट भी हो सकते हैं, 10 पाउंड भी हो सकते हैं, 10 kg भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब उसके आगे यूनिट लग जाती है तो वह एक निश्चित संख्या बन जाती है। ठीक है, तो हमने लिखा कि कोई भी ऐसी राशि जिन्हें केवल दर्शाने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, तो परिभाषा लिखना है अदिश राशि। अदिश राशि, इंग्लिश में कहेंगे इनको स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। तो परिभाषा क्या होगी, वे राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने हेतु केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको समझ गया। अदिश राशियां, मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूं, अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो। अब आप सोचोगे परिमाण की आवश्यकता मतलब, जैसे द्रव्यमान हमने लिया, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 10 kg लिख दिया, तो इस द्रव्यमान को दर्शाने के लिए किसकी आवश्यकता हुई, केवल एक परिमाण की आवश्यकता हुई। हमने बोला कि द्रव्यमान केजी, कितना केजी, तो 10 kg, 100 kg, एक ग्रुप ऑफ मतलब जैसे 12 kg है, 50 kg, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके मान अलग अलग चेंज होते जाएंगे। दूसरा लिखा हमने दूरी, हमने लिखा 1 किलोमीटर। ये एक क्या परिमाण ही तो है, तभी तक हमें पता चला कि एक राशि जो सिर्फ एक परिमाण के आधार पर चलती है। ठीक है, इसके अलावा हमने लिखा समय, समय हमने लिखा कि 1 सेकंड है, 1 हावर्स है, 1 मिनट है। ठीक है, 1 डे है। तो ये सभी क्या, ये सभी मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, इसके अलावा और भी लिखो तो तापमान है, तापमान के अलावा लिखो तो ऊर्जा है, ऊर्जा के अलावा लिखो तो क्षेत्रफल है। ठीक है, मास है। ठीक है, तो वापस देखते हैं कि भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनके द्वारा किसी वस्तु की मात्राबद्ध किया जाता है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कैसी, एक होती है सदिश राशियां होती है, एक होती है अदिश राशि। ठीक है, अब दूसरी होती है सदिश राशि। जब हम सदिश राशि का परिभाषा पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि इन दोनों के मध्य
क्या अंतर है, क्या फर्क है इन दोनों में, जिसे हम एक को स्केलर कहेंगे, एक को वेक्टर राशि कहेंगे। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा होती है वेक्टर, दूसरी परिभाषा होती है सदिश राशि या वेक्टर। यही हमारा टॉपिक का नाम है, क्या कहेंगे, वेक्टर यानी सदिश राशि। वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो क्या लिखना, वे राशियां यदि सदिश राशि होगी तो परिमाण व दिशा। ठीक है, परिमाण तो हमने अधिक राशियों में समझ लिया था, लेकिन दिशा का क्या अंतर होता है। ठीक है, जैसे एक वाहन है, ये वाहन गति कर रहा, ठीक है, तो ये वाहन 5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गति कर रहा, या ये वाहन 10 क्विंटल वजन लेकर 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर रहा। ठीक है, तो यहाँ क्या, उसकी दिशा, ये उत्तर दिशा में, अगर ये गति करता, अगर ये केवल गति करता, यानी ये गति कर रहा 10 किलोमीटर स्पीड से, तो ये अदिश राशि होती। क्या हमने पढ़ा था कि 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तब तो ये एक अदिश राशि है। लेकिन इस अदिश राशि में अगर दिशा जुड़ जाए तो ये राशि क्या हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है। ठीक है, सदिश राशि में केवल परिमाण और दिशा की आवश्यकता ही हो, ये कतई जरूरी नहीं, इसके साथ साथ वे राशियां सदिश के योग के नियमों का पालन अवश्य करें। अब योग नियम क्या, योग नियम है, आपने कभी पढ़ा होगा कर्म विनिमय नियम, कर्म विनिमय यानी कर्मों का आदान प्रदान। ठीक है, कर्म यानी फर्स्ट टाइम ये, सेकंड ये, इस साइड में अगर ये भी लिखे तो दोनों यही तो हुई। ठीक है, हमने लिखा कि ये 2 है, इनको बदल के लिखा तो भी ये 2 ही है। ठीक है, हमने लिखा कि 1 + 1 बराबर 1 + 1, यानी किसी भी साइड में या लिखो 2 + 3 5 होते हैं, या 3 + 2 5 होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नियम होते हैं, जब हम इसका योग पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि सदिशों के योग नियम क्या होते हैं। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, सदिश के योग नियम का पालन। ठीक है, यानी सदिश राशियां वे राशियां होंगी जिनकी सहायता से किसी पदार्थ को, कि हमें उस पदार्थ के परिमाण, उसकी दिशा के साथ साथ वह सदिश नियमों का पालन करती हो, तो उन राशियों को क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। अब एक सारणी के, इसके पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमने लिखा विस्थापन, विस्थापन सदिश राशि क्यों होती है, विस्थापन सदिश राशि इसलिए होती है, यानी दो बिंदु, जैसे बिंदु ए या बिंदु बी, अगर हम इसमें गति करते, अगर हम चल रहे हैं तो हमें पता नहीं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हमने लिखा कि ए से बी, या हम लिख सकते हैं पूर्व से पश्चिम, हमने 5 किलोमीटर, यानी हमने एक दिशा भी ली, एक परिमाण भी लिया। ठीक है, तो वो राशि क्या होगी, तो वह राशि होगी एक सदिश राशि। वेग के अलावा होती है कोणीय संवेग, है कोणीय संवेग से सदिश राशि भी है, अदिश राशि, मैं उसको आगे लिखाता हूं। ठीक है, संवेग के अलावा होती है त्वरण है, त्वरण के अलावा बल है, बल के अलावा चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अलावा विद्युत क्षेत्र है, आघूर्ण है। ठीक है, आघूर्ण के अलावा विस्तार वेग है। ठीक है, ये आदि सदिश राशि होती है, क्यों होती है, क्योंकि उनमें परिमाण भी होता है, उनमें दिशा भी होती है, के साथ साथ वे हमेशा सदिश नियमों का पालन करती हो। अदिश राशि वे राशियां होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल परिमाण। ठीक है, अब सदिश राशि एक इंपॉर्टेंट लिखना आपको, कोणीय विस्थापन
कोणीय विस्थापन एक सदिश या अदिश धारा या दोनों होती है। कोणीय विस्थापन है, उसको सदिश राशि मान सकते हैं, उसको अदिश राशि मान सकते हैं, दोनों भी मान सकते हैं। ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा भी एक परिमाण लेकर चलती है, एक दिशा के साथ चलती है, लेकिन वह एक सदिश राशि नहीं होती, क्योंकि वह एक सदिश नियमों के योग नियम का पालन नहीं करती, वह किरचॉफ के नियम का पालन करती। किरचॉफ का नियम क्या होगा, सदिश नियम क्या होगा, ये हम इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आप मूल अंतर समझ गए होगी कि स्केलर क्या होती है। स्केलर वे होगी जिन्हें केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, लेकिन इस वेक्टर क्वांटिटी वे होती है जिन्हें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस वेक्टर लो एडिक्शन। ठीक है। वेक्टर का योग नियम, वेक्टर का योग नियम या सदिश का योग नियम। ठीक है। इसके बाद में हमने बाइक का उदाहरण मैंने समझाया था, ये कार है, अगर ये गति कर रही है 10 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये होगी एक अदिश राशि। अदिश राशि क्यों होगी, क्योंकि यह चाल एक निश्चित दिशा में नहीं है, चाल की दिशा नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर यही कार पूर्व में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती, तो ये सदिश राशि होगी, क्योंकि यहां ये परिमाण और दिशा दोनों से साथ लेकर चल रही है। ठीक है। इसके बाद में सदिशों का योग, सदिशों का योग कैसे किया जाता है, अदिशों का योग कैसे किया जाता है। जब आपको सदिशों का योग पढ़ना हो जिनमें केवल परिमाण हो, तो आपको एक चीज याद रखनी, जो भी क्वांटिटीज, जो भी राशि आपको दी हुई है, जैसे 10 है, 15 है, 25 है, 50 है, जो भी राशियां उनको दी गई है उनको प्रत्यक्ष में जोड़कर रख सकते हो। जैसे 7+3 है 10 हो गया। ठीक है। हमने लिखा 20+13 15 हो गया। ठीक है। तो सदिश राशियों का योग, अदिश राशियों का योग, अदिश राशियों का योग कैसे हो सकता है, जैसे 5 kg है प्लस 10 kg है, तो कितना हो गया 15 kg। ठीक है। दूसरा है 20 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर है, कुछ भी रख सकते हो, क्या हुआ 22 किलोमीटर। और ले सकते हो जैसे 10 जूल प्लस 10 जूल, तो कितना हो गया 22। क्या इनका प्रत्यक्ष योग है, सीधा सीधा योग ही तो हमने रखा। और ले सकते हो उदाहरण जैसे 8 8 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, तो 26 सेंटीमीटर। ठीक है। ये इसके उदाहरण है, यानी इसका सीधा योग है। लेकिन सदिश कहता है कि नहीं, हम एक नियम सीधा योग करें ये जरूरी नहीं है। वह कहता है कि जब आप कोई कार्य करते हैं, जब आप बल लगाते हैं, जब कोई भी राशियां, या तो उनका योग अधिकतम होगा या उनका योग निम्नतम होगा। तो योग अधिकतम कब होगा और निम्नतम कब होगा। ठीक है। दूसरी हेडिंग है सदिश योग, सदिश योग। ठीक है। सदिश योग में जब दो राशियों को जोड़ा जाता है, सदिश राशि में जब दो राशियों को जोड़ा जाता है, दो फिजिकल क्वांटिटी आर कनेक्टेड इन कनेक्टेड विद सदिश योग। ठीक है। जब दो भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है, तब उनका अधिकतम मान एवं निम्नतम मान आएगा। ठीक है। आप एक चीज समझो, ये एक बस है जो खराब हो चुकी है। ठीक है।
इसको स्टार्ट करने के लिए हमें धक्का लगाना, ठीक है। हमने व्यक्तियों को बुलाया, ठीक है, हमने बुलाया कि 10 व्यक्ति इस साइड से धक्का लगा रहे हैं, 10 मैन, 20 वुमन है, ठीक है। तो सॉरी, इनको सभी को मैन मान सकते हो या सभी को वुमन मान सकते हो, ठीक है। तो जो योग लगाया, अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तो ये योग 30 हो जाता, यानी जब ये अदिश राशि की तरह योग करते तो ये टर्म 13 हो जाता। लेकिन लेकिन क्या है कि सदिश से सदिश योग होगा तो या तो इनका योग 13 होगा या इनका योग 10 होगा। अब आप सोच रहे हो कि 10 होगा, 13 तो हमें समझ में आता है कि क्यों होगा, लेकिन 10 क्यों होगा? 10 इसलिए होगा, क्या पता दोनों व्यक्ति, दोनों यानी 10 व्यक्ति या 20 व्यक्ति, क्या जरूरी है कि वह एक तरफ ही बल लगा रहे हो? 10 इधर से बल लगा रहे हैं, 10 इधर से बल लगा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। ये बस है 10 इस साइड से बल लगा रहे हैं, 10 इस साइड से बल लगा रहे हैं, तो कितना हो गया? तो इनका अंतर कितना हो गया? 10। तो जब सदिशों का ये सदिश योग किया जाता है तो उनमें मिनिमम राशि और अधिकतम राशि दोनों प्राप्त होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की सहायता से, जैसे √2 है और 1, तो इनका योग कितना हुआ? सदिश योग हो गया √2 1 - √1, ठीक है। 3 और 5 का सदिश योग क्या होगा? सदिश योग होगा 3 + 5 3 - 5 8 और, ठीक है, समझ गए आप? 5 - 3, ठीक है। तीसरा एग्जांपल ले सकते हो 10 + 9, या तो इनका योग 19 होगा या इनका योग अंतर 1 होगा। तो क्या दे रही है? वे अपना अधिकतम मान भी दे रही है और अपना निम्नतम मान भी दे रही है, ठीक है। अब एक है, आप सोचते हैं कि सदिश को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सदिश, ये एक सदिश राशि है, जैसे एक सदिश राशि लेकर चलते हैं हम, आवरण है या एक बल है। हम एक राशि लेते हैं बल, ठीक है, ये एक मैन है, ठीक है, ये मैन एक बड़ी चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान को बल लगा रहा है, तो मैग्नीट्यूड है चट्टान का, उसकी दिशा है, इस साइड में बल लगा रहा है या इस साइड में बल लगा रहा है या इस साइड में बल लगा रहा है, ठीक है, किसी साइड में बल लगा रहा है। लेकिन अगर ये बल लग जाए, ये चट्टान खिसक जाए, तो ये कार्य क्या होगा? कार्य तो घटेगा। साइंस कभी भी एक कार्य को धनात्मक तभी मानेगी जब उसमें विस्थापन हो, यानी एक दीवार है, हमने उसे धक्का लगाया, अगर वह दीवार खिसक गई तो कार्य धनात्मक हुआ, अगर वह दीवार नहीं खिसकी तो कार्य ऋणात्मक हुआ। तो ये जो तीर का निशान है, इस तीर के इस निशान पर क्या एक डॉट है, ये इसकी क्या है? टेल है, ठीक है, समझ गए। ये दूसरी साइड में इसका क्या है? एरो, ठीक है। तो ये जिस साइड में टेल है, जिस साइड में डॉट है, इस डॉट पे क्या है? मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड या परिमाण है, तभी तो इस पे बल लगाया जा रहा है। और डॉट क्या है? इसकी दिशा, ये है इसकी दिशा, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, अदिश राशि, थोड़ा सा लिख सकते हो, अदिश राशि जरूरी, अदिश राशियों में जरूरी नहीं कि वे धनात्मक हो, क्योंकि वे धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है, ठीक है। वे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अब आप क्या समझे? जैसे हमने पढ़ा कि -10 जूल है या -10 न्यूटन है, एक बल है जो -10 न्यूटन है, एक बल है जो 11 न्यूटन, ठीक है। तो क्या -10 न्यूटन नेगेटिव में? नहीं, ये हमने लिखा प्लस क्यों? आवेश एक लिखा माइनस क्यों? तो क्या है, आवेश मिलेंगे तो जीरो हो जाएंगे? नहीं, ये आवेश जीरो नहीं होंगे, ये माइनस या प्लस, ये माइनस और प्लस चिन्ह केवल इनकी
परवर्ती दर्शाते हैं, परवर्ती या प्रकृति दर्शाते हैं। हमने पढ़ा होगा कि कभी दो चुंबक को पास लाया जा सकता है तो वो आसानी से चिप जाती है, ठीक है। तो क्यों चिपती है? एक चुंबक होती है जिसमें एस ध्रुव होता है, एक उसमें अलग अलग होता है, एक इसमें उत्तरी ध्रुव होता है, इसमें दक्षिण ध्रुव होता है, ठीक है। जब उनको पास में लाया जाता है तो जब समान समान ध्रुव होते हैं तो वो एक दूसरे से चिपकती नहीं, एक दूसरे को दूर करती हैं। जब विपरीत हो गए तो एक दूसरे को आकर्षित करते। ऐसे धारा में एक पॉजिटिव तार होता है, एक नेगेटिव तार होता है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव ये केवल इनकी प्रकृति को दर्शाते हैं, न कि इनकी मात्रा को, ठीक है। आप ये मत सोच लेना कि माइनस क्यों है तो यहाँ माइनस से भी नीचे आवेश है, नहीं, केवल इसकी प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। एक वाहन है, सॉरी एक बैटरी है, वो चार्ज है तो हमने बोला कि वो 10% चार्ज है, तो 0 से 10% चार्ज है यानी प्लस में चार्ज है। अगर वो चार्ज नहीं है तो वो माइनस में तो कभी आ नहीं सकती, ठीक है। तो केवल उसकी प्रकृति है कि वह नेगेटिव हो सकती है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यह हमेशा याद रखना, प्लस क्यू या माइनस क्यू ये उसकी कमी कभी भी हमेशा उसकी प्रकृति को दर्शाते हैं, ठीक है। हमने थोड़ी देर पढ़ा था कि ये टेल है, ये हेड है, ठीक है। इस टेल पर क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और इस टेल पे क्या होता है? इस टेल पे होती है दिशा, ठीक है। कभी भी सदिशों में हमेशा याद रखना तो दो कोण या तो टेल से टेल मिलेंगे तभी दो कोणों का निर्माण होगा, या हेड से हेड मिलेंगे तभी दो कोणों का निर्माण होगा, ठीक है। कभी भी थीटा और कभी भी थीटा और सॉरी कभी भी टेल और एरो यानी हेड कभी भी कोण नहीं बनाते, ठीक है। इसी नियम के साथ कभी भी एक चीज देखना कि विद्युत धारा योग का नियम पालन क्यों नहीं करती। एक चीज मैंने आपको शुरुआत में बताया कि विद्युत धारा परिमाण और दिशा रखते हुए भी अदिश होती है। कैसे होती है? एक मिनट इसको स्टॉप करके रखना। जैसे ये धारा आ रही है, इसी नियम से देखना, ये धारा आ रही है, ठीक है। तो सदिशों का योग नियम क्या कहता है? जैसे 70 + 30 ये आवेश की प्रकृति है, ठीक है। अगर ये मिले तो यहां तो 50 होना चाहिए था, और होता भी यही है। जैसे 220 एम्पीयर की धारा इस साइड से आ रही है, 300 एम्पीयर की धारा इस साइड से आ रही, तो ये कितनी होनी चाहिए? 522 एम्पीयर, ठीक है। लेकिन सदिश क्या कहते हैं? सदिश तो ये कहते हैं या तो ये 25 एम्पीयर होनी चाहिए या फिर 10 एम्पीयर होनी चाहिए। तो धारा कभी मिलने पर घटती नहीं है, ठीक है, कभी वो नेगेटिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह किरचॉफ के नियम का पालन करती है। तो यहां लिखना, विद्युत धारा परिमाण व दिशा रखते हुए भी अदिश राशि है क्योंकि वह सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। वह केवल किसका पालन करती है? वह केवल किरचॉफ के नियम का पालन करती है, ठीक है। ये हो गया सदिशों का नियम, ठीक है। एक क्रम विनिमय और जो साचरिता का नियम होते हैं ये दोनों भी योग के नियम है, ठीक है। लेकिन ये इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? हमेशा दो सदिशों में हमेशा दो सदिशों में या तो उनके परिमाण या उनके दिशा के मध्य मध्य ही कोण होता है या निर्मित होता है। सदिश को ये समय से याद रखना, सदिश को कैसे दर्शाएंगे? सदिश को जैसे सदिश ए, इसको इसके ऊपर एक एक एरो के
सीहन से दर्शाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, सदिश को कभी भी एरो के निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, ये एरो है, ये दूसरा एरो है। ठीक है, इनके मध्य एक कोण निर्मित हो। क्या कोण निर्मित हो? थीटा। एक नियम होता है कि जब दो टेल से टेल कनेक्ट होती है तो कोण हमेशा छोटा निर्मित होगा। कोण बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जब हेड से हेड मिलेंगे तो कोण हमेशा बड़ा निर्मित होगा। किसकी वजह? हमेशा टेल की वजह। ठीक है, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जैसे ये आयाम है, ये आयाम हमने ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, ये आयाम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। ठीक है, तीन एक्सिस हमेशा याद रखना। हमने लिखा कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ठीक है, ये तीनों वेक्टर है। इन वेक्टर की दिशा या तो हमें लिख सकते हैं ए वेक्टर एक्स दिशा में चल रहा है, बी वेक्टर वाई दिशा में और सी वेक्टर जेड दिशा में। या इनको दर्शाने के लिए आप क्या लिख सकते हो? आयोटा, आई, जे कैप और के। ठीक है, तो ये तीनों इनके नियम होते हैं। आगे आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे उसमें हम क्या करेंगे, जब दो सदिश किसी एक आयाम में स्थित है तो उनका परिणामी का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा? साइन थीटा और कोस थीटा के सहायता से। एक बार मैं वापस आपको बताता हूं कि हमने आज क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, हमने स्टार्ट किया कि साइंस, साइंस शब्द बना सिंटिया शब्द जिसका मतलब होता है ज्ञान। भौतिकी, भौतिकी शब्द बना फिजिक्स भाषा के गिक से फिर शब्द से जिसका मतलब होता है प्रकृति या प्राकृतिक व्यवस्था। किसी पदार्थ की मात्रा, द्रव्य या उसकी ऊर्जा की या उसकी अंतर्निहित क्रियाओं को जानना ही भौतिकी कहलाता है। भौतिकी की अलग अलग शाखा होती है, प्रमुख शाखा ऐसी होती है, यांत्रिकी होती है, ध्वनिकी होती है, प्रकाशिकी होती है, या ऊर्जा होती है, या विद्युत चुंबकीय होती है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ा कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम मात्राबद्ध कर सकते हैं, जिनकी सहायता से हम मात्राबद्ध कर सकते हैं। जैसे हमने एक पढ़ा था कि 5 पेंसिल है, तो यहाँ 5 क्या? एक भौतिक राशि है। ठीक है, अगले वाला क्या है? उसकी यूनिट है। तो भौतिक राशियों को किसके लिए उपयोग किया जाता है? केवल संख्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। भौतिक राशियां में दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल भौतिक राशियां होती है, एक होती है व्युत्पन्न। मूल होती है 7 होती है, लंबाई है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान के समय है, समय पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है, तापमान है, विद्युत दर है। ठीक है, व्युत्पन्न है स्टेरेडियन। व्युत्पन्न में कौन जाते हैं? जो इनसे व्युत्पन्न होते हैं मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियों से बनते हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशि कैसे है? जैसे हमने लिखा बल बराबर एम ए। ठीक है, एम क्या? यहां हमने पढ़ा था केजी। ये ए क्या? ये है ए, ये है त्वरण। ठीक है, जब हमने किसी वस्तु को बल लगाया, ये वस्तु त्वरित होती है। ए क्या है यहाँ पे? त्वरण। ठीक है, तो ये क्या होगा? बल। बल को किसे दर्शाएंगे? जूल से। ठीक है, और ले लो, ले सकते हो, जैसे क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमने घनत्व सॉरी हमने ले लिया क्षेत्र, आयतन, आयतन तो मीटर क्यूब। तो तीन राशियां जब मिली, 3 मीटर मिले, तब क्या हुआ? तब एक आयतन का निर्माण हुआ। तो वे राशियां जो भौतिक राशियों से उत्पन्न होती हैं या बनती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। हमने पढ़ा था कि इसके बाद में दो राशियां होती है, अलग होती है। एक अदिश राशियां होती है, वे राशियां जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता है। वे राशियां जिन्हें परिमाण के अलावा दिशा और सदिश के योग नियमों का पालन करती हो। ठीक है, अदिश राशियों में जैसे दूरी है, द्रव्यमान है, दूरी है, द्रव्यमान है, चाल है, समय है, ऊर्जा है, क्षेत्रफल है, ये सभी अदिश राशियां। जबकि विस्थापन है, बल है,
वेग है, त्वरण है, ठीक है, ये आदि आती किसमें आती है? ये आती है सदिश राशियों में। योग नियमों की एक परिभाषा आप लिखना हो तो ये लिख लेना, योग में आता है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय होता है a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ये सूत्र कब वेरीफाइड होगा? जब हम इस सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ेंगे, तब ये सदिश नियम क्रमीय नियम पालन होगा। ठीक है, दूसरा है सहचर्यता का योग नियम, उसमें लिखा जाता है a प्लस बी बराबर बी प्लस सी। ठीक है, तो a प्लस बी कोष्टक सी, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने पढ़ा था कि तीर किसी सदिश का निरूपण एक डॉट के तीर के हिसाब से किया जाता है, उसका पिछला हिस्सा उसके परिमाण को और अगला हिस्सा उसके दिशा को दर्शाता है। ठीक है, कभी भी याद रखना दो टेल से टेल, जैसे ये टेल से टेल है, ठीक है, ये दोनों टेल से टेल कनेक्ट हुई, ठीक है, इन दोनों टेल से टेल के मध्य ये कोण इनके मध्य बनता। ठीक है, तो हमेशा परिमाण और परिमाण के मध्य कोण होता है, या फिर इनके दिशा या दिशा के मध्य, इनके दोनों दिशा के मध्य कोण का निर्माण होता है। कभी भी याद रखना कि ऐसे कोण का निर्माण कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर होता है तो इस दिशा को आगे बढ़ाकर, ठीक है, डॉट से डॉट मिलाया जाता है ताकि इसकी पिछली दिशा इसके डॉट का काम करे। ठीक है, समझ गए थे? किसको कहना मतलब है हमेशा या तो परिमाण परिमाण के मध्य या दिशा दिशा के मध्य कोण हो। दिशा दिशा के मध्य कोण है वो परिमाण वो हमेशा थोड़ा बड़ा हो, लेकिन जो हमेशा टेल टेल या परिमाण के मध्य कोण है वो छोटा हो। ठीक है, क्योंकि जब दूरी कम है उन कोणों के मध्य वो कोण ही छोटा है। ठीक है, उनकी जगह ही कम है तो कोण छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये है फिजिक्स। इसके अलावा मैंने बताया था कि योग इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब सदिश अदिशों का योग किया जाता है तो उनके प्रत्यक्ष योग हो जाता है, जैसे 7 + 5 से 12। लेकिन जब सदिश योग किया जाता है तो 7 + 5 या तो 12 भी हो सकते हैं या 7 + 5 2 भी हो सकते हैं, तो वह वस्तु 2 से 12 के मध्य होगी, तो इन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि। ठीक है, तो ये था वेक्टर का पहला लेक्चर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो हमें जरूर पूछना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आगे हमारे वाले टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, एक मिनट आपको मोटा मोटा टेल से टेल के मध्य जो कोण का निर्माण होता है, ठीक है, उस कोण के आधार पर उनका थीटा निकालना है। ठीक है, ए साइन थीटा बी कोस थीटा कैसे ज्ञात किया जाता है, रिस्पेक्ट का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, त्रिभुज नियम क्या होता है, बहुभुज नियम क्या होता है। ठीक है, ये सभी आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक जरूर करना, वीडियो को से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।